हेलो। Yes, sir. Yes, sir. So now, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो उनको एक्सप्लेन किया डाल्टन अच्छे से। नाउ हियर द थिंग्स इज डाल्टन के बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डाल्टन वाज बोर्न इन ए पुअर वीवर फैमिली। देखो, सब बड़े आदमी लोग गरीब घर पे ही जन्म लेते हैं। पुअर वीवर्स फैमिली, जो वीवर्स मीन्स होता है जो कपड़े बनाते हैं, इंग्लैंड में। ही बिगन से करियर एज ए टीचर एज ऑफ 12, ठीक है। 7 ईयर लेटर बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल। 19 में स्कूल प्रिंसिपल बन गए थे। एंड 1793 डाल्टन लेफ्ट मैनचेस्टर। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ रहे थे। स्पेंड मोस्ट ऑफ व्हाट टीचिंग एंड रिसर्च। 1888 ही प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी, टर्निंग पॉइंट, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। तो यही एटॉमिक थ्योरी की बात हो रही है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। 1808 में इन्होंने प्रेजेंट किया, जो 19th सेंचुरी की स्टार्ट थी, ठीक है। उसी टाइम पे इन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, उस दो लॉ के सपोर्ट में, और दोनों लॉ को भी एक्सप्लेन किया। So now let us put our focus or attention over Dalton's atomic theory, ठीक है। डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी पे एक नजर हम लोग डाल रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matters, whether an element, a compound or a mixture, is composed of a small particle called atoms। बात समझ में आ रही है? डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी की बात समझ में आ रही है कि डाल्टन बोला कि वट एवर थिंग यू आर सीइंग, मतलब जो भी चीज तुमको दिख रहा है, जो भी चीज, ऑल मैटर्स। ऑल मैटर्स मतलब क्या? वट एवर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये मैटर जो है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सब कैसा बना हुआ है? सब स्मॉल पार्टिकल से मिला हुआ है, ठीक है। आर और मिक्सचर इज ए कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने हुए हैं एटम। यदि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते तो हम लोग तोड़ के उस पार्टिकल तक पहुंच ही नहीं पाते जो फर्दर नहीं टूट पा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है। बोरिंग लग रहा है क्लास? No, sir. ठीक है। No, sir. तुमको बोरिंग लग रहा है? No, sir. ठीक है, चलो। सो देयर आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, रिटन ओवर हियर। First, all matter is made up of very tiny particles called atom, okay, which participate in chemical reaction। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एटम्स हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स, बट जब कोई केमिकल एंटिटी रिएक्ट कर रहा है तो एक्चुअली दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दिस एटम्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? जो छोटा छोटा पार्ट से बना हुआ है तुम्हारा, तो एक एक पार्ट रिएक्ट कर रहा है, एक एक मोल, एक एक एटम रिएक्ट कर रहा है। मोल छोड़ो, उस समय तो मोल था ही नहीं। एक एक एटम रिएक्ट कर रहा है। मान लो कोई भी चीज यदि 4 एटम से बनी हुई है, तो 4 एटम ऐसे है, तो जब कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लो 2 एटम वाले से रिएक्शन हो रहा है, तो इसके 2 एटम इसके एक एक एटम से इंडिविजुअली इंटरेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से कुछ होगा, ठीक। तो ये चीज बोले कि विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, एटम्स एक्चुअली participate in chemical reaction। Second one, the atoms are indivisible। indivisible means you can't divide atoms further, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एटम्स को तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। किसी मैटर को तोड़ना चालू किए, तोड़ते तोड़ते तुम कहां पहुंचे? यू गॉट एटम, नाउ यू कांट डिवाइड एटम, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन द टर्म एटम, which can't be created or destroyed in a chemical reaction। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटम्स को तुम ना केमिकल रिएक्शन में क्रिएट कर सकते हो, ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ना तुम एटम को क्रिएट कर सकते हो, ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि इसको कोई बना नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, केमिकल रिएक्शन में भी नहीं टूटेगा, तो सिंपली ये क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट में सिंपली ये अरेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. ठीक है, तो दो बातें डाल्टन ने बताई कि इंडिविजिबल है पार्टिकल्स, रिएक्ट कोई भी केमिकल रिएक्शन में नए एटम्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, वही जो पुराने एटम्स है वही आपस में मिलजुल गए। जैसे मान लो यहाँ पे पर्पल कलर का एटम बनाया मैं, ठीक है, पर्पल कलर का, अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो इस ऑरेंज के साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे नए नए कुछ नहीं बनेगा, नया पार्टिकल कुछ नहीं बनेगा या नया एटम कुछ नहीं बनेगा। सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे जो पहले के पार्टिकल, पहले के जो एटम्स थे वो रीअरेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो रीअरेंज हो जाएंगे, कहीं से उठ के आके कुछ करके ये लोग रीअरेंज हो जाएंगे, वही एटम्स है वही मिलके ये बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये तुमको पहले ऐसा दिख रहा था, ये ऐसा दिख रहा था, बट जो नया बना ये ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली एटम्स हैव नॉट चेंज, एटम्स हैव ओनली रीअरेंज्ड। ठीक है, नाउ ये दो स्टेटमेंट थे। द थर्ड स्टेटमेंट वाज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटम ऑफ एन गिवन एलिमेंट, यदि हम एक एलिमेंट की बात करें, सपोज एलिमेंट का डिफिनेशन ही यही था कि एलिमेंट्स contains only one type of atom। ठीक है, इफ वी वर टॉक अबाउट आयरन, Fe, ठीक है, आयरन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे खाली आयरन का एटम होगा, जिसको हम यहाँ पे पर्पल कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आयरन का एटम ऐसे भरा होगा, यदि ये आयरन एलिमेंट है तो इसमें सिर्फ आयरन का पार्टिकल ऐसा भरा होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें सिर्फ आयरन का पार्टिकल होगा। क्या कुछ बोल रहे हो? No, sir. ठीक है, तो इसमें सिर्फ आयरन का पार्टिकल भरा होगा। ठीक, अब बताया जा रहा है जैसे कि ये आयरन का पार्टिकल है, तो ये आयरन आयरन एलिमेंट है, आयरन का एलिमेंट है, तो इसका यदि हम एक एटम को निकालेंगे बाहर, ठीक है, तो इस एटम का अपना एक मास होगा। ठीक है, इस एटम का अपना एक मास होगा और इस एटम की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आ रही है कि ये एलिमेंट था आयरन, इससे एक एटम को निकाला गया, तो इस एक एटम की अपनी एक मास नंबर होगी, अपना एक मास नंबर होगा और इसका अपना केमिकल प्रॉपर्टी होगा। नाउ सपोज वी टेक अनदर एलिमेंट से सल्फर। ठीक है, हम सल्फर ले रहे हैं, तो सल्फर का ड्राइंग किए एलिमेंट सब। ठीक है, सल्फर का एलिमेंट यदि होगा तो इसमें सिर्फ सल्फर के एटम्स भरे होंगे, ये भी सल्फर का एटम होगा, ये भी सल्फर का, ये सब सल्फर के एटम होंगे, और इसके एक एटम को यदि हम बाहर निकालेंगे तो इट हैव सम डिफरेंट मास। ठीक है, इट हैव सम डिफरेंट मास एंड हेलो, तो इट हैव सम डिफरेंट मास। ठीक है, इसका कुछ डिफरेंट मास होगा और इसका कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, एंड इट मे और मे नॉट बी सिमिलर टू दिस। ठीक है, ये जो पर्पल वाला एटम बनाए हम, ये एटम से इसका मास मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इस येलो वाले से सिमिलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ No, तक? sir. एक एक बात, एक एक चीज सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, now the fourth postulate was atoms of different element। ठीक है, atoms of different element have different masses and different chemical property, which I have explained now। here we have the iron element। ठीक है, element iron which have this atoms, and these atoms have different mass and different chemical properties. Again I have drawn the sulfur element sulfur, and its atoms has different mass which may or may not be equal to this that of iron। ठीक है, आयरन से इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, हालांकि ये डाल्टन बोल रहे हैं कि डिफरेंट ही होगा,
मतलब तुम हाइड्रोजन लोगे, हाइड्रोजन का एटम का मास जो होगा वो तुम्हारे सल्फर के एटम के मास से नहीं मैच करेगा, ना ही ऑक्सीजन के एटम के मास से मैच करेगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एलिमेंट का एटम का मास दूसरे एलिमेंट के एटम से के मास से नहीं मैच करेगा। इवन ही सेज दैट द केमिकल प्रॉपर्टी विल आल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही है? ये जो पर्पल वाला गोला जो मैं बनाया हूँ, ये जो एटम बनाया हूँ, इसका मास अलग होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ये जो येलो वाला बनाया हूँ, इसका भी मास अलग होगा, इसका भी अलग होगा। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि एटम है तो स्मॉलेस्ट है तो सब सेम होगा, बट ऐसा नहीं है। चेयर के एटम्स अलग होंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। जो डोर है उसका एटम अलग होगा, उसका प्रॉपर्टी अलग होगी। हालांकि एटम्स वर्ड मतलब वही है कि जब तुम डिवाइड करना चालू करो तो अल्टीमेटली जो तुमको सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मिला, स्मॉलेस्ट पीस मिला, जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रही, हर के केस में कॉमन डेफिनेशन वही है, बट हर के केस में उसका मास अलग है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Now come to the fifth postulate. Atoms combine in a ratio of a small whole number to form compounds. ठीक है, अब ये भी वही बात बोल रहे हैं कि एटम्स क्या करते हैं? स्मॉल रेशियो में कंबाइन करते हैं, स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। लाइक हमने देखा है पहले भी। सपोज वी हैव दिस हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट लिए, अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के एलिमेंट लेंगे, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक है, ये हाइड्रोजन के एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन के एलिमेंट है। तो अब जो यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, वो वाटर बनेगा। तो यदि वाटर बनेगा तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम दो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन होता है। ठीक है, दो एटम से कंबाइन होता है। तो ऐसा कुछ तुमको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कोई नया एटम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई नया एटम आया नहीं, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, बट सिंपल होल नंबर में ये कंबाइन कर गए, 2:1 के रेशियो में कंबाइन कर गए। यदि O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखूं तो, ठीक है, हाइड्रो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखो, टू मतलब उल्टा बोल रहा हूँ, H2O है ना, H2O, तो 2:1 के रेशियो में कंबाइन कर गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेशियो में। देखो बात समझ में आ रही है? तो ये एक कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ, ठीक है, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यदि एक से ज्यादा एलिमेंट मिक्स हो रहे हैं तो वो क्या बना देंगे? कंपाउंड बना देंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। ठीक है, so now let's move to sixth part postulate. What is said? The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. ठीक है, relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. If you talk about any type of compound, so the relative number and kinds of atom, so what would be the relative number? The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Suppose you, if you talk about any compound, किसी भी compound की तुम बात कर रहे हो, तो यहाँ पे relative number means relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. ठीक है, this postulate have some relation with the law of definite proportion. definite proportion में बोला गया था कि कोई भी सोर्स हो, तुम कहीं से भी कोई भी एलिमेंट लाओ तो उसका फिक्स्ड रेशियो में होता है। तो यही चीज बोला जा रहा है, रिलेटिव नंबर मींस हाउ मच एलिमेंट आर देयर, हाउ मच एटम्स आर देयर। सो इन केस ऑफ वाटर देयर आर थ्री एटम्स, मतलब 3 एटम्स है, एक हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, एक हाइड्रोजन के एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है, तो 3 हो गए, रिलेटिव नंबर 3। बात समझ में आ रही? कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिव नंबर 3। इसी तरह से जितने भी हैं सब में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम को यदि देखा जाए तो रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम, कैसे एटम्स जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के जुड़े तो दोनों मिलकर 3 बना दिए, तो ये कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि
आज वाटर बन रहा है 2+1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, कल वाटर बनेगा 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन से। बात समझ में आ रही है? Yes. तो ये दिस वाज द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन। डाल्टन ये छह बातों को बताए, ठीक है, 6 बातों को दिमाग में अपने डाल लो, ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर आई डोंट थिंक यू विल गॉट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन a chemical reaction 5.3 ग्राम, ठीक है, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 means 2 atom of sodium, 1 atom of carbon and 3 oxygen, reacted with 6 gram. Here 5.3 gram is given, reacted with 6 gram of acetic acid. Acetic acid is CH3COOH, ठीक है, ये हो गया acetic acid, ये हो गया sodium carbonate. Now the product were 2.2 gram of carbon dioxide, so 2.2 gram of CO2 is formed, and 0.9 gram of 0.9 gram of water, and again 8.2 gram of sodium acetate is formed. So that these ऑब्जर्वेशन और एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखना होगा तो क्या करेंगे, सबके मास को जोड़ के देखेंगे हम कि क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे 5.3 था तो 5.3 को ऐड करेंगे 6 से, समझ में आ रही है बात, 11.3। तो ये रिएक्टेंट का मास था Yes, 11.3। sir. दोनों 11.3 हाँ, होगा. तो 8.2 फिर 0.9 और 2.2 ऐड करेंगे इसको, तो 11.3 यदि आ रहा है तो तुम्हारा वो मास वेरीफाई, जो लॉ था वो वेरीफाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? नाउ लुक द सेकंड क्वेश्चन। आवाज आ रही है? Yes. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, ठीक है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1:8 के रेशियो में वाटर बनता है। अब हम कितना ग्राम हाइड्रोजन लेके बैठे हुए हैं, हम 3 ग्राम हाइड्रोजन लेके रखे हैं, ठीक है, ये H यहाँ पे, O यहाँ पे, तो मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है। तो अब बताओ कितना तुमको ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 ग्राम। तो तब ना तुम्हारा रेशियो कितना आएगा, 1:8 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24 ग्राम। बात समझ में आ रही है? हाँ सर. ठीक है, एक सेकंड रुको। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ सर. नाउ अगेन द थर्ड क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट इज अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? I have explained all the three, six postulates. So you have to say which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass. Sir, atoms can neither be created or destroyed. हाँ,
ठीक है, कि एटम्स तुम्हारा ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसको तुम बोल सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी अल्टीमेटली वही था स्टेटमेंट। और फोर्थ में देखो, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये भी अभी बताया ही, ठीक है, जस्ट बताया था। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? कुछ डाउट है यहाँ तक? हाँ सर। सब क्लियर है पक्का? हाँ सर। कविता? Yes, sir. ठीक है। सो नाउ व्हाट इज एन एटम? अब एक सब कहानी खत्म हो गया, सब पता चल गया। नाउ वी कम विथ व्हाट इज एटम। ठीक है, एटम क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली एटम। सो इसके बारे में बताया। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मैसन बिल्डिंग ए वॉल्स? ठीक है, मैसन मतलब जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, उसको तुम देखे हो कि वो घर बना रहा है। तो फ्रॉम दिस वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम फॉर्म्स ए बिल्डिंग। बात समझ में आ रही है? पहले एक वॉल बनाता है, दूसरा वॉल बनाता है, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वॉल बना देता है, तो उससे पूरा एक बिल्डिंग बन जाता है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्यूज बिल्डिंग? तो इतना बड़ा बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सिंपल स्टार्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ ब्रिक। ठीक है, ब्रिक से स्टार्ट होता है। या फिर एंट हिल, एंट हिल के बारे में बात करेंगे तो क्या, एंट हिल में एक सैंड होता है, ये सब बताए थे तुम लोग को। एक सैंड, सैंड का एक पार्टिकल से एंट हिल पूरा इस तरह का एंट हिल ऐसा बन जाता है, देखे होगा मूवीज और इसमें। ठीक है, हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो एंट हिल में, एंट हिल या फिर स्नेक का जो होता है बिल, ठीक है, उसमें भी तुम देख सकते हो कि एक एक सैंड के पार्टिकल से इतना बड़ा बड़ा सब बिल्डिंग बना देता है एंट लोग, चींटी अपना जो एंट हिल बना देता है। ठीक है, इट इज स्मॉल ग्रेन ऑफ स्ट्रेंथ। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम। सिंपल बात, एक वर्ड में यदि पूछा जाए व्हाट इज एटम, तो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, जितने एलिमेंट्स और मैटर, मैटर मतलब क्या, anything which occupies space and have mass is called matter. So the building block of matter is atom। जितना भी चीज है, तो डाल्टन पहले ही बता दिए थे, चीजें अलग 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 तरह की एटम से बनती है, बट इस एटम का डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, स्मॉल इट, जिसको और नहीं तोड़ सकते, ये बोला गया। ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद दूसरी बात बोलते हैं, दूसरी बात बोल रहे हैं कि एटम्स आर कितने बड़े होंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, हाउ बिग आर एटम। ठीक है, तो एटम्स, एटम्स आर वेरी स्मॉल, क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। सिंपल बात है, किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो यू कांट इवन इमेजिन, इतना छोटा है कि तुम देख भी नहीं पा रहे। यदि अपने आंख से तुम सबसे छोटा चीज को भी देख पा रहे हो, एक डस्ट का एक ग्रेन को तुम देख पा रहे हो, यदि वो तुमको लग रहा है ये सबसे छोटा चीज जो तुम अपने लाइफ में देखे हो, ठीक है, तो वो उससे और मिलियंस मिलियंस टाइम्स छोटा एटम होगा, क्योंकि एटम तुमको नेक्स्ट आई से दिखेगा ही नहीं। वो जो स्मॉलेस्ट चीज तुमको दिख रहा है, उसमें भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? So you can't even imagine कि how much smaller the atom is। ठीक है, हेलो? यस सर। Element of part का होता है ना। ठीक है, now more than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as a sheet of paper। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि मिलियंस ऑफ एटम्स को हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे ना, तो फिर भी उसका जो थिकनेस होगा वो एक थीन शीट ऑफ पेपर के बराबर भी पहुंच पाएगा। समझ रहे हो? मिलियंस ऑफ एटम्स को तुम यदि एक के ऊपर एक रख के स्टैकिंग करोगे, तो भी उसका थिकनेस क्या होगा, एक थीन शीट ऑफ पेपर के इतना नहीं हो पाएगा। तो यू कैन इमेजिन जस्ट मींस कितना ज्यादा छोटा एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि
नैनोमीटर किसको बोलते हैं वो बताया हुआ है। नैनोमीटर ये सब आगे जाके यूज होता है। जैसे 1 मीटर का 10⁹ पार्ट होता है नैनोमीटर, ठीक है, ये पता रखना है। और कुछ कुछ चीज दिया है कि रेडियस के बारे में लिखा है, किसी भी चीज का रेडियस के बारे में। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻10 होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो उसका उसका रेडियस कितना होगा, 10⁻⁹ ठीक है, 10⁻⁹ होगा। उसके बाद फिर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम लोग कहाँ पढ़े, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी में जनरली कैरीज ऑक्सीजन, तो उसका रेडियस दिया हुआ है 10⁻⁸। ग्रेन ऑफ सैंड का दिया हुआ है 10⁻⁴। इवन देखो तुमको ग्रेन ऑफ सैंड जो है वो तुमको विजिबल है, ठीक है, ग्रेन ऑफ सैंड तुमको विजिबल है, मतलब 10⁻⁴ तक तुम देख पा रहे हो, इतना मीटर का तुम देख पा रहे हो। इवन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल को तुम माइक्रोस्कोप में ट्राई करोगे तो दिखे, बट यू कैन विजिबल आरबीसी, आरबीसी को तुम देख सकते हो, आरबीसी को देख सकते हो। एंट तुमको विजिबल है तो एंट का रेडियस होता है 10⁻⁻3। एप्पल का रेडियस 10⁻⁻1 मीटर होता है। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को तुम नहीं देख पा रहे हो, एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को तुम नहीं देख पा रहे हो, मॉलिक्यूल मतलब ये सब तुम नहीं देख पा रहे हो, तो एटम्स का साइज इसी रेंज में लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। थक गए क्या तुम लोग? सुनते सुनते सर थक गए क्या तुम लोग? नहीं सर। ठीक है, चलो। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should you care about them? बात समझ में आ रही है? यही बोला कि एटम्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं तो हम उसके बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जनरली द स्मॉल थिंग्स गेट इग्नोर्ड लाइक अ स्मॉल किड इन आवर होम, ठीक है, छोटा बच्चा को इग्नोर कर दिया जाता है, क्यों? उसी तरह से बोला एटम्स इतना छोटा है जो हमको आंख से दिख भी नहीं रहा है, तो भी हम उसके पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? So this is because our entire world is made up of atom, ठीक है, our entire world is made up of atom, ठीक है। हम लोग का पूरा दुनिया किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। We may not be able to see them, but they are there, but constantly affecting whatever we do, ठीक। एटम क्या करते हैं, हम लोग को दिखते नहीं है, बट हम लोग जो भी कर रहे हैं उसको इफेक्ट कर रहा है, उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है एटम के कारण, ठीक है। यस सर। Through modern techniques we can now produce magnified image of surface of element showing atom, ठीक है। तो अभी ये जो ड्राइंग तुमको दिख रहा है इसमें बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके, बहुत ज्यादा ट्राई करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो सरफेस है, सिलिकॉन का सरफेस है, सिलिकॉन इज वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, ये सुने हुआ ये सीरीज 14th वाला सीरीज पी ब्लॉक का, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये आता है इस सीरीज में। तो उसी का एक एलिमेंट को उठा के उसको इतना ज्यादा जूम किया गया, इतना जूम किया गया कि उसका लेयर दिख रहा है। तो इसी में तुम सोच सकते हो कि कुछ सिमिलर पैटर्न है, तो यही सब इसका एटम है, ठीक है, एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन। Through the modern techniques, we can now produce magnified image and surface element showing atom. बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसको बहुत ज्यादा ये मैग्नीफाई करके ट्राई किया गया है कि एटम्स को दिखाने का, ठीक है। Now, what are the modern day symbol of atoms of different element? ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सो अभी तक का सब क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। पक्का? कविता? ठीक है। What are the modern day symbol? Now, Dalton was the first scientist to use the symbol for element in a very specific sense. तो डाल्टन पहला साइंटिस्ट थे जो सिंबल्स का यूज किए थे एलिमेंट में, सिंबल्स फॉर एलिमेंट, जो भी जितने भी एलिमेंट थे सबके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल का यूज किए थे। फर्स्ट साइंटिस्ट डाल्टन वाज द फर्स्ट वन टू डू सो। When he used a symbol for an element, ठीक है, when he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element. तो जब वो एक सिंबल बता रहे थे, एक एलिमेंट का सिंबल बता रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ये सिर्फ एक एटम को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ एक एटम हाइड्रोजन का डिनोट कर रहा है, ये सिर्फ एक एटम डिनोट कर रहा है कार्बन का, ये सिर्फ एक एटम डिनोट कर रहा है ऑक्सीजन का। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Now Berzelius, here comes the fourth scientist. ठीक है, फर्स्ट वन द लेबोजियर, द सेकंड वाज द प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट, द थर्ड वन वाज डाल्टन एंड फोर्थ वन वाज बर्जीलियस। ठीक है, सो द बर्जीलियस क्या किया, ही सजेस्टेड दैट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स और द नेम ऑफ एलिमेंट। तो वो बोला कि जैसे ये हाइड्रोजन के लिए ड्राइंग बना रहे हैं, ये कार्बन के लिए ऐसा ड्राइंग बना दिया, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन तो सेम ही लग रहा है, केवल यहाँ पे कलर का डिफरेंस है ना, ये कभी कोई गलत से मान लो व्हाइट से ये पर्पल कर दिया यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, फास्फोरस ऐसे। तो वो बोला कि वी कैन यूज द सिंबल्स और टू लेटर वर्ड्स फॉर द एलिमेंट दैट वुड बी बेटर देन दिस ऑल ड्राइंग। ठीक है, कौन बोला, बर्जीलियस बोला। एंड ये सब सिंबल कौन यूज किया था, डाल्टन यूज किया था, but Berzelius came and given and suggested an idea to use these symbols, like for hydrogen we can use H, for carbon we can use C, for oxygen we can use O, for iron we can use Fe, for sulfur it is S, phosphorus it is F, copper it is Cu, gold it is Au, lead for it is Pb, platina for Pt, and mercury for Hg। ठीक है, so he given such type of letters। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ sir. Now in the beginning the name of element were derived from the name of place where the found first time। एलिमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है तुम लोग को? एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम, सिमिलर तरह का एटम कलेक्ट हो जा रहा है तो उसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्लियर है? Yes, sir. कंपाउंड्स क्लियर है? कंपाउंड में दो तीन तरह के एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो अब बोला गया कि स्टार्टिंग में एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाता था, तो बता दिया गया कि जिस जगह पे खोजे उसी जगह से उसका नाम रख दिया गया, फर्स्ट टाइम जहां पे मिले वही। जैसे कॉपर का नाम सिप्रस से लिया गया, सिप्रस, सो वहां से कॉपर का नाम कॉपर कर दिया गया, और ये कॉपर से कॉपर Cu कर दिया गया। सम नेम टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, ठीक है, कलर का जैसा कलर दिखा उसके हिसाब से नाम रख दिया गया। जैसे गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, एक ऐसा इंग्लिश वर्ड था जिसका मीनिंग होता था येलो, तो गोल्ड का नाम वहीं से लिया गया। ठीक है, नाउ डे अभी क्या होता है, अभी होता है IUPAC, जिसको केमिस्ट्री का मदर एंड फादर बोला जाता है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ भी केमिस्ट्री में होगा तो इनके बोलने से ही होगा, यदि ये हाँ बोलेंगे तो ही चीजें चेंज होंगी। बात समझ में आ रही है? So is an international scientific organization sir. which approves names of elements, symbols and unit। तो जो भी होता है केमिस्ट्री में सब ये लोग करते हैं, एलिमेंट का सिंबल हो या एलिमेंट्स का नाम हो, ठीक है, इसके यूनिट्स हो, कुछ भी जो भी हो सब यही लोग करेंगे। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। जितना भी सिंबल्स हम लोग देखे, जैसे हाइड्रोजन तो पहला लेटर ले लिया यहाँ से, ठीक है, बोरोन तो पहला लेटर ले लिया, ऐसा कार्बन का पहला लेटर ले लिया, ये सब इसका सिंबल बना दिया गया। ठीक है, नाउ द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न एज कैपिटल लेटर। अब जो कुछ ऐसे एलिमेंट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ड को कंसिडर करते हैं। व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द ओनली फर्स्ट लेटर, व्हेन द फर्स्ट लेटर इज बीइंग कंसिडर्ड, लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोजन, सो इट विल ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल लेटर और अपर केस। ठीक है, इसको अपर केस में हमेशा लिखेंगे। बट व्हेन टू लेटर्स आर कंसीडर, लाइक इन कॉपर, ठीक है, लाइक इन कॉपर वी यूज सिंबल Cu, वी कांट राइट इट एज C and U, ठीक है, वी विल हैव टू राइट इट लाइक Cu। इन मरकरी इट इज ऑल, वी कांट लाइक इट लाइक Hg, वी शुड राइट इट लाइक Hg। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Here are some examples, Yes, sir. like hydrogen, capital H, aluminum, you can write it like A and a small l, not at A and A, capital A and capital L. Likewise for cobalt, you have to write it C and O,
मीन्स कैपिटल सी स्मॉल हो, नॉट एज कैपिटल सी एंड कैपिटल ओ। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? Yes, sir. Now the symbol of element are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name, like chlorine, Cl, zinc, Zn. Other symbols have been taken from the name of elements in Latin, German and Greek. तो ये तीनों लैंग्वेज से नाम को उठाया गया है, लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक से। तो एग्जांपल, आयरन को हम Fe क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका नाम फेरम था। ठीक है, लैटिन में, लैटिन मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड लैंग्वेज। ठीक है, if we got some references of old language, this is called Latin language। ठीक है, so Fe का नाम था फेरम, तो यहाँ से Fe ले लिया गया, जिसका हम लोग सोचेंगे आयरन है, आयरन है तो IR लिख देते, तो IR कोई ऑलरेडी किसी एलिमेंट को मिला हुआ था, इरिडियम ये सब को मिला हुआ था, that's why we decided to use its Latin name, and same rule is being followed, that the first word F and second word E is taken। Now sodium, it was नाइट्रियम, दैट्स व्हाई द सिंबल बिकम Na। बात समझ में आ रही है? पोटेशियम का नाम कैलियम था, तो यहाँ से K को ले लिया गया। Therefore each element has a name and unique chemical symbol। बात समझ में आ रही है? तो यह टेबल दिया हुआ है, ये टेबल को याद कर लेना, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अल्युमिनियम का नाम पूरा लिखा हुआ, सबका जो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डू नॉट बॉर्डर टू मेमोराइज, मतलब तुम लोग याद कर लोगे तो पता ही रहेगा, एक दो बार रेड करोगे अपने आप पता चल जाएगा। जो अलग है उसके बारे में खाली सोचना है। गोल्ड का Au होता है बस, बाकी सब तो सेम ही है। पोटेशियम का K होता है, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na। ठीक है, सिंपल है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? With the passage of time repeated you automatically reproduce symbol। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं sir. कविता? No, sir. ठीक है, कविता सी, you don't have any doubt। Now we have cleared the concept of atoms। Now we will revise whatever we have read and then we will conclude the class। ठीक है, we will just 5 minutes, we have 3 or 2 minutes, so we will just have a revision and then we will bind up the class। ठीक है, उसके बाद from on tomorrow's class we will read about atomic mass। उसके बाद एटॉमिक मास का पूरा कंसेप्ट हम लोग उसमें पढ़ेंगे, फिर एटम कैसा होता है, एंड वी विल ट्राई टू कंक्लूड दिस चैप्टर एंड वी विल ट्राई टू डू मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, Yes, sir. okay, so let's move to the very first page and just we will revise it। so यहाँ पे सबसे पहला बात बताया गया कि 500 BC में इंडिया में ये सब चीज हो रहा था, जिसमें पदार्थ बोले थे मैटर को, और उसको जब जो अभी जिसको एटम बोल रहे हैं उसको उस टाइम पे परमाणु बोल रहे थे, और जिसको पदार्थ बोल रहे हैं उसको मैटर बोल रहे थे। ठीक है, फिर ग्रीक में भी यही सब कहानी चल रही थी मैटर के बारे में कि डिविजिबल कर सकते हैं, डेमोक्रेटस ल्यूसिपस नाम था, तो उन्होंने एटम वर्ड दिया था। उसके बाद फिर 18th सेंचुरी तक एंटोनियो लावोजियर, उसके उनके कंटेम्परेरी जो थे जोसेफ प्रॉस्ट, वो दोनों ने मिलकर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, जिसके अंदर 2 लॉ आए। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बोला गया था कि सम ऑफ रिएक्टेंट इज एंड सम ऑफ मतलब सम ऑफ ऑल एटम मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये चीज बोला गया था। फिर दूसरा लॉ आया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसमें बताया गया था कि जो भी एलिमेंट होते हैं कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। यदि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है तो हम वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, यदि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में तब। उसके बाद फिर आते हैं डाल्टन ये दोनों थ्योरी को सपोर्ट करते हुए अपना एक थ्योरी देते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिलता है शायद। 1808 में ये सब कहानी शुरू हुई थी, मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो डाल्टन अपना 6 पोस्टुलेट देते हैं, जिसमें बोलते हैं कि मैटर बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना रहता है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद बोलते हैं एटम इंडिविजिबल है, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और एटम्स का क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड भी होता है, कि ना हम लोग एटम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय होगा। और केमिकल रिएक्शन में एटम ही टेक पार्ट करता है। ठीक है, एटम के बारे में बोले कि एक एलिमेंट के पास आइडेंटिकल मतलब एक एलिमेंट का एटम सब आइडेंटिकल होगा केमिकल में प्रॉपर्टी में और मास के प्रॉपर्टी में, और दूसरा एलिमेंट का
एटम का मास और प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा, ये बात बताए। फिर बोलते हैं कि रेशियो, हाँ, एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं और रिलेटिव नंबर सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन मतलब वाटर में 3 एटम है, तो हर टाइम वो 3 ही एटम के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा। बात समझ में आ रही है? देन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ स्मॉल क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चंस। Then we come again, what is atom? So in a single word, in one line, we can define atom as building blocks of all matter are atoms। ठीक है, ये चीज इमेजिन कर चुके तुम लोग। एटम्स कितना बड़ा होता है वो भी पता चल गया कि वी कांट इवन सी इट विथ नेकेड आई, दैट मस्ट इज डायमीटर, ये नैनोमीटर में कुछ होगा, जैसे हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे